हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 एंड 19 सितंबर के करंट अफेयर्स। 2 दिन की न्यूज़ है तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी सारे पॉइंट आज कवर करने की कोशिश की है, लेकिन जो पॉइंट रह जाएंगे उनको हम कल के सेगमेंट में डिस्कस कर लेंगे। ओके है, सो 18 एंड 19 ऑफ सितंबर के करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के एंड में आपको रिवीजन क्वेश्चंस मिलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर रहती चीजें, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 18 ऑफ सितंबर के इंपॉर्टेंट डे से। सो 18 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड बैम्बू डे। अगर आप बांस के पेड़ों के बारे में बात करते हो, हालांकि बांस जो है, बैम्बू जो है, वो ग्रास की कैटेगरी में आते हैं। किसी ज़माने में ये ट्री कहलाते थे, लेकिन इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्री की कैटेगरी से बाहर कर दिया और बैम्बू अब ग्रास है। इससे क्या होगा, जैसे कि अगर ट्री की कैटेगरी में बैम्बू होते तो इनका एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता, हर कोई व्यक्ति हर कहीं इसे ग्रो नहीं कर पाता और इनको काटने के लिए भी फिर परमिशन की रिक्वायरमेंट होती। लेकिन अगर ये ग्रास की कैटेगरी में है तो फॉरेस्ट एरिया के बाहर कहीं भी कोई भी इसे ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो बैम्बू ट्रीज होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बैम्बू के जो ट्रीज होते हैं उनसे कई सारे सस्टेनेबल चीज़ों को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2005 में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था और इसी के द्वारा यहाँ 18 ऑफ सितंबर को हम वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट कर रहे हैं सिंस 2009। अब भारत का स्टेटस क्या है बैम्बू के मामले में, आइए हम देख लेते हैं। तो भारत जो है वो हाईएस्ट एरिया है, सबसे अधिक अगर एरिया वाइज देखें तो बैम्बू का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भारत में हो रहा है 13.96 मिलियन हेक्टेयर एरिया में। और भारत जो है वो सेकेंड रिचेस्ट कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत सेकेंड नंबर की रिचेस्ट कंट्री है इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बैम्बू, क्योंकि यहाँ पे बैम्बू अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो 136 स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी। 2017 में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में एक अमेंडमेंट किया, मतलब संशोधन कर दिया। और संशोधन क्या किया कि बैम्बू जो है उसे कैटेगरी ऑफ ट्री से रिमूव कर दिया और इसे शामिल कर दिया ग्रास में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बैम्बू क्या है, बांस क्या है, तो लोगों को लगता है बांस का पेड़। ये पेड़ नहीं है, घास है। ठीक है, ओके, चलिए आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है, शांति निकेतन। शांति निकेतन को फाइनली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया है। 2010 से हम प्रयास कर रहे हैं। 2010 में हमने इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। फाइनली यहाँ पे यूनेस्को ने अप्रूवल दे दिया है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शांति निकेतन को शामिल किया गया है। ये भारत की 41 नंबर की, मतलब 41वें नंबर की यूनेस्को साइट बन गई है। तो याद हो जाएगा आपको कि भारत में कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, तो 41 है। 41 में से 33 जो है वो कल्चरल साइट है, क्योंकि जो शांति निकेतन आप देख रहे हैं ये भी आपके कल्चरल लिस्ट में शामिल है, मतलब कल्चरल साइट है। क्लियर, तो 41 नंबर की हेरिटेज साइट है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। पूरी कहानी को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, India's historic शांति निकेतन received World Heritage Status by UNESCO। यूनेस्को के द्वारा शांति निकेतन को उसके वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। और ये शांति निकेतन आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये इंडिया की एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। ठीक है, रिसेंटली 45th नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी सऊदी अरबिया में। तो 45वें नंबर की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई है रियाद सऊदी अरेबिया में, वहाँ पे फैसला लिया गया और शांति निकेतन जो है उसे वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। ये भारत का 41 नंबर का, मतलब 41वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहीं वेस्ट बंगाल की ये 3rd नंबर की है। वेस्ट बंगाल की किस नंबर की है, 3rd नंबर की है, और भारत की 41वें नंबर की है। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखेंगे दार्जिलिंग माउंटेन रेल, ठीक है, और सुंदरवन नेशनल पार्क, ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कुछ हिस्टोरिक बैकग्राउंड अगर हम शांति निकेतन का देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की गई थी। पहले एक आश्रम हुआ करता था ये 1863 में, बाद में इसको एक इंस्टीट्यूट की तरह, एक एजुकेशन सेंटर की तरह डेवलप करने का काम किया। तो 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बेसिकली ये जो आश्रम था इसको कन्वर्ट कर दिया स्कूल एंड आर्ट सेंटर में। ठीक है, और एक गुरुकुल सिस्टम यहाँ पे चलता था फॉर एजुकेशन।
अ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी विश्व भारती वॉज स्टेबलाइज एट शांति निकेतन इन 1921। यहाँ पर 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी सेटअप किया गया। ये शांति निकेतन आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। किस डिस्ट्रिक्ट में? बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा शांति निकेतन। और यहाँ पे बहुत लंबा समय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्पेंड किया है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था दुर्गा पूजा के बारे में। तो दुर्गा पूजा को यूनेस्को की बेसिकली अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत की ही साइट है जिसको हमने शामिल किया है, नहीं यार, और भी साइट्स हैं जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अदर साइट्स अगर आप देखेंगे जिनको यहाँ पे शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में, तो आपको मिलेगा एंशियंट जेरिको एंड पैलेस्टीन, ज़राफ शाह काराकुम कॉरिडोर ऑफ द सिल्क रोड इन तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है गैडको कल्चरल लैंडस्केप इन इथोपिया, कल्चरल लैंडस्केप ऑफ ओल्ड टी फॉरेस्ट ऑफ द जिंगमाई माउंटेन इन चाइना। तो ये भी कुछ साइट्स हैं जिनको रिसेंटली यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में बात करें तो हम सभी को पता है हमारे कंट्री के, या कह सकते हैं कि पहले नॉन यूरोपियन पर्सन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में, 1913 में, वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कई फेमस वर्क हैं जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कैसे? जैसे कि इन्होंने आमार सोनार बांग्ला लिखा है, फिर इन्होंने लिखा है गीतांजलि, भारतो भाग्य विधाता, गोरा, जन गण मन। ये सभी जो नोटेबल वर्क हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के हैं। इन्हें हम कवि गुरु या फिर गुरुदेव एंड बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इन्हें जानते हैं। ये इनके कुछ टाइटल हैं, आपको पता होने चाहिए। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। पेरिस फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है और आद्रे अजोले यहाँ पे जनरल है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है। 16 नवंबर 1945 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में आया था कि यूनेस्को का फॉर्मेशन कब हुआ, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं एशिया कप के बारे में। रिसेंटली 16th नंबर का एशिया कप कंप्लीट हुआ है। कौन सा एडिशन था? 16th नंबर का, 16वें नंबर का संस्करण था एशिया कप का। इसे दो कंट्री ने मिलकर होस्ट किया था। कौन कौन? पाकिस्तान एंड श्रीलंका। लेकिन फाइनल मैच कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। एंड फाइनल मैच आपको पता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में ही खेला गया था। और इससे ख़राब मैच तो मैंने कभी देखा नहीं। बहुत ही बुरे तरीके से हारी है श्रीलंका की टीम। और भारत का ये 8वें नंबर का टाइटल है। तो एशिया कप 2023 का टाइटल किसने जीता है? इंडिया की मेंस टीम ने जीता है। ठीक है, इंडिया की मेंस टीम ने यहाँ पर 8 नंबर का एशिया कप का टाइटल जीता है। और इस तरीके से एशिया कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम बार ट्रॉफी लेने का जो टाइटल है वो भारत के पास है 8। उसके बाद श्रीलंका है 6 नंबर पे। ओके, तो इंडिया ने बीट किया है श्रीलंका को बाय 10 विकेट्स इन द कोलंबो टू विन द एशिया कप 2023 टाइटल। ये बेसिकली जो एशिया कप होता है ये एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ जो कंट्रीज होती हैं, 6 कंट्रीज के बीच में एशिया कप खेला जाता है। ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और श्रीलंका आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? 16 नंबर का एडिशन है। पहला एडिशन जो खेला गया था वो शारजहां में 1984 में, मतलब यूएई में खेला गया था। अब यहाँ पे आपको जो 2 नाम याद रखने हैं उनमें से पहला नाम है यहाँ पर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। वहीं अगर बात करें मोहम्मद सिराज के बारे में तो इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया है। डन। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले बात करेंगे एक बॉडी के बारे में जिसका नाम है ईडी। हमेशा चर्चा में रहती है। तो ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका फॉर्मेशन 1 मई 1956 को हुआ था। न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब हमारे वित्त मंत्रालय के अंदर काम करने वाली बॉडी है ईडी। ठीक है, ईडी के जो डायरेक्टर थे उनका टेन्योर, संजय कुमार मिश्रा, इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया है, इसलिए एक्टिंग डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर इंचार्ज अपॉइंट किए गए हैं। परमानेंट नहीं है, एक्टिंग है। जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होते या फिर फर्दर ऑर्डर नहीं आता तब तक ये रहने वाले हैं। और इनका नाम है राहुल नवीन। राहुल नवीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया। तो ईडी के नए डायरेक्टर इंचार्ज या फिर एक्टिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन बने हैं। अभी किस पोस्ट पे है? तो अभी ये स्पेशल डायरेक्टर है ईडी में। इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार मिश्रा को। डन। चलो अगले पर्सन जो न्यूज़ में उनके बारे में बात कर लेते हैं।
इनके बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है। ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या है? बेसिकली इसका फॉर्मेशन 1948 में होता है और मुंबई में इसका हेड ऑफिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, कोई भी मैगजीन पब्लिश होती है तो उनको सर्टिफिकेट देने का काम, उनकी ऑडिटिंग करने का काम बेसिकली ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन करता है। डन। अब इसी बॉडी के चेयरमैन इलेक्ट किए गए हैं जिनका नाम है यहाँ पर श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है 2023-24 के लिए, 2023-24 के लिए। ठीक है, करेंटली ये एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के भी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं न्यूज़ में क्या है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ में है संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड नहीं है, ये थोड़े से अलग हैं। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और ये अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किसने किया है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा ही इन अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसने किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन? तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कितने पर्सन को किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 84 पर्सन्स को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो न्यूज़ क्या है? जगदीप धनखड़ कन्फर्ड संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। रिसेंटली 84 पर्सन्स को, आर्टिस्ट को न्यू दिल्ली में ये अवार्ड दिए गए हैं। अब ये अवार्ड कैसे दिए गए हैं? क्योंकि ये थोड़े से अलग है संगीत नाटक अकादमी से। बेसिकली ऐसे कोचेज़ या ऐसे ट्रेंड लोग, ऐसे आर्टिस्ट जिनको अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला, जिनको कभी कोई ऐसा अवार्ड मिला नहीं, लेकिन उनकी एज 75 या फिर उससे ज़्यादा है, तो ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। समझ में आया? द स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड है ये, जो ऐसे आर्टिस्ट को दिया जा रहा है जिनकी एज 75 के अबव है इंडिया में और अभी तक कोई भी नेशनल अवार्ड या नेशनल ऑनर इन्हें नहीं दिया गया। इसमें आपको जो प्राइज़ मनी दी जाएगी वो 1 लाख रुपीज़ दी जाएगी, 1 लाख रुपए। आजकल आप देखेंगे एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्राइज़ मनी से भी आ रहे हैं, तो 1 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। इसके अलावा तामपत्र और अंग वस्त्र भी दिए जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़ें? और यहाँ पे जो रेसिपेंट है, मतलब जो 84 लोगों को सिलेक्ट किया है, वो किसने किया है? तो सिलेक्ट किया है एकेडमी जनरल काउंसिल के द्वारा यहाँ पे सिलेक्शन किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं अबाउट द संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, बेसिकली इंडिया की एक नेशनल अकेडमी है जो कि म्यूज़िक, डांस एंड ड्रामा से एसोसिएटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे सेटअप किया गया है। कब किया गया है? 1953 में इसको सेटअप किया गया है। क्यों? हमारे देश का जो आर्ट है, डांस है, ड्रामा है, कल्चर है, उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंटली एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। सेटअप किसने किया था? एक रेजोल्यूशन पास करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्रिएट हुई थी, लेकिन प्रेजेंटली ये ऑटोनोमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। इसका जो चेयरमैन होता है, इस बॉडी का जो चेयरमैन होता है, उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 सालों के लिए ये नियुक्ति की जाती है और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम इनको करना है, सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। डन। चलो नेक्स्ट, अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है एक फैशन आर्टिस्ट, एक डिज़ाइनर बोल सकते हैं आप, राहुल मिश्रा। ठीक है, राहुल मिश्रा को रिसेंटली फ्रांस चैबलियर डी आइड्रे डेस आर्ट एट डैश लिटर अवार्ड दिया गया है। अजीब सा अवार्ड है, नॉर्मल भाषा में देखते हैं हम, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ये अवार्ड फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ऐसे आर्टिस्ट को दिया जाता है, ऐसे डिज़ाइनर को दिया जाता है जो इंडिया और फ्रांस के कल्चर को बूस्ट करने में मदद करते हैं और डिफरेंट जो फैशन शोज होते हैं उसमें भी इनका अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे डिज़ाइनर को जनरली ये अवार्ड फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऋतु कुमार, उनको भी पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है, वो भी एक बहुत फेमस डिज़ाइनर है। तो फेमस इंडियन फैशन डिज़ाइनर है और इनका नाम क्या है? ये फैशन डिज़ाइनर का नाम है राहुल मिश्रा। कौन है ये? मिश्रा जी हैं, राहुल मिश्रा जी। और इन्हें फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर अवार्ड दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। किस फील्ड में? तो फील्ड ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत जो कल्चरल मिनिस्टर है फ्रांस के, उनके द्वारा की गई थी 1957, मतलब 1957 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें।
आगे अगर बात करेंगे तो ये फ्रेंच गवर्नमेंट का या फ्रांस की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में दिया जाने वाला सम्मान या फिर अवार्ड है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर की फील्ड में कंट्रीब्यूशन करता है और इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये अवार्ड दे दिया जाता है। यहाँ पर ये जो अवार्ड होता है 3 अलग अलग लेवल पे दिया जाता है। पहला है कमांडर लेवल, दूसरा ऑफिसर लेवल और तीसरा होता है नाइट, जिसको आपने चेवलियर कहा है, जो इनको मिला है अभी मिश्रा जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनको तो सभी जानते हैं, नीरज चोपड़ा जी इनका नाम है। और अभी जो डायमंड लीग यूएसए में हो रही थी उसमें इन्होंने 2nd नंबर पे आए हैं, मतलब सिल्वर मेडल हासिल किया है। ओके, सो नीरज चोपड़ा स्कोर्ड 2nd इन मेंस इवेंट एट डायमंड लीग फाइनल 2023 इन यूएसए। ये 2nd नंबर पे आए हैं। इनका जो बेस्ट थ्रो था वो 83.80 मीटर का था। अगर बात करें टॉप पर कौन है या फिर गोल्ड किसने जीता है, तो आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक के जैकब बडलिच के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। इनका जो थ्रो था वो 84.24 मीटर था। ये मेडल उन्होंने जीता है। अब देखो 17 सितंबर को मेरा तो हॉलीडे था लेकिन उस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे था। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग ने हैप्पी बर्थडे बोल दिया होगा मोदी जी को। तो जब इनका बर्थडे था तो इन्होंने ना यहाँ पर यशोभूमि एक नया कन्वेंशन सेंटर का पहले फेज का उद्घाटन किया है। और ऐसा बताया जा रहा है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर है। इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब इसका जो एरिया है वो भारत मंडपम से भी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 11,000 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। आइए थोड़ी सी बातें हम यशोभूमि के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, सो पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली ऑन इज बर्थडे। तो बर्थडे के दिन जब पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हो रही थी 17 सितंबर को, तभी यहाँ पर एक्सपो सेंटर, कन्वेंशन सेंटर को ओपन किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फेज 1 इसका इनॉग्रेट हुआ है, जिसका नाम है यशोभूमि। कहाँ? द्वारका, न्यू दिल्ली में। ठीक है, बताया जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट MICE मतलब मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन फैसिलिटी है। ठीक है, जहां पर अगर आप देखेंगे इसे 5400 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ तैयार किया जा रहा है। इसमें जो है वो 13 मीटिंग रूम्स मिलेंगे और जो बड़ा हॉल है उसकी सिटिंग कैपेसिटी 11,000 डेलीगेट्स की है। ठीक है, इतनी चीज़ें। और जो लगभग पूरा एरिया है जिसमें ये यशोभूमि फैला हुआ है वो लगभग 8.9 लाख स्क्वायर मीटर का ये पूरा एरिया यहाँ पे है। चलो अब कुछ और नेशनल न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया ने लॉन्च किया है UPAG। UPAG क्या उत्तर प्रदेश की कोई स्कीम है? नहीं, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इंडिया ने लॉन्च किया है UPAG। UPAG बेसिकली एक यूनिफाइड पोर्टल है फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली जो एग्रीकल्चर का डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए इस तरीके का एक पोर्टल है। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ नीति आयोग है प्रोफेसर रमेश चंद्र, उनके द्वारा रिसेंटली यूनिफाइड पोर्टल www.upag.gov.in को लॉन्च किया गया है। ये एक यूनिफाइड पोर्टल है फॉर एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एग्रीकल्चर डेटा के मैनेजमेंट के लिए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या? तो देखो हमारा मतलब जैसे कि किसानों ने फार्मिंग कर ली, प्रोडक्शन हो गया, अब कितना स्टॉक है, मार्केट में प्राइस कैसे होंगे, ट्रेडिंग कैसे होगी, उनका मैनेजमेंट कैसा होगा, ठीक है, उनका प्रोक्योरमेंट कैसा होगा, तो ये सारा जो डेटा है, प्राइसिंग डिसाइड करना, ये सब डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, जिसके लिए अलग अलग सर्वे भी कंडक्ट हो रहे हैं। इसका मकसद क्या है? तो रियल टाइम स्टैंडर्डाइज एंड वेरीफाइड डेटा ऑन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है पॉलिसी मेकर है, रिसर्चर्स हैं एंड इन्वेस्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनको भी एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी ना, कितना स्टॉक है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो पूरा एक पॉलिसी तैयार की जा सके। और फार्मर्स के लिए भी अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास डेटा होगा, उस हिसाब से ही हम काम कर पाएंगे, इसलिए पूरा डेटा यहाँ पे तैयार हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे ई भूमि पोर्टल के बारे में, जिसे मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या? ई भूमि पोर्टल। अब ये क्या चीज़ है? अब होता क्या है, जैसे गवर्नमेंट को कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होगी। अब सारी ज़मीन तो गवर्नमेंट की है नहीं, कई बार जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट उनको परचेस करती है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो यह इस पोर्टल के ज़रिए गवर्नमेंट को बेच सकता है और एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे रहेगी। और जो ओनर होगा, लैंड का ओनर, उसको एक जो प्रॉपर अमाउंट है, मतलब ऐसा नहीं कि कम दाम दे दिए, मार्केट से कम में ज़मीन खरीद ली उसकी, या ज़बरदस्ती हड़प ली, ऐसा नहीं, एक ट्रांसपेरेंसी होगी
और जो निश्चित प्राइस है उस ज़मीन का वो यहाँ पे लैंड ओनर्स को दिया जाएगा या किसानों को दिया जाएगा। होता है ना, किसान भी अपने खेत वगैरह कई बार दे देते हैं कि हाँ यहाँ पे टावर लगा लो या यहाँ पे आप वेयर हाउस बना लो या कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी तो ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया गया है बाय द हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि बता तो दिया है मैंने। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने ई भूमि पोर्टल को लॉन्च किया है बेसिकली किस लिए? फर्दर ईज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट विद द कंसेंट ऑफ द लैंड ओनर। तो कंसेंट, लैंड ओनर के परमिशन के साथ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन को प्रोक्योर करना, परचेज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। यहाँ पे जो भी कोई भी लैंड ओनर, जैसे मेरे पास कोई ज़मीन है और मैं गवर्नमेंट को बेचना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस पोर्टल में रजिस्टर कर सकती हूँ। रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है, मैं खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकती हूँ या फिर जो भी लिस्टेड एग्रीगेटर्स हैं उनकी मदद से भी लिस्टिंग करा सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट सर्विस है बाय पीपीपी मॉडल, इसको लॉन्च कर दिया गया है। अब ये क्या कहानी है? जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उन्हें परिवार पहचान पत्र सिस्टम के अंतर्गत ऑनलाइन वो अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं बाय द सिटीजन सरल पोर्टल। चलिए अब एक कहानी को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है। होता क्या है, हमारे सारे जो बैंक्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी बैंक्स हैं उन सबका फादर कौन है? आरबीआई है। आरबीआई का काम ही है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि बहुत महंगाई हो जाए, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी नहीं कि डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं, एक कांस्टेंट हमारे कंट्री की इकोनॉमी रन होनी चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, मतलब आरबीआई जो है, वो कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाती है जिनके बारे में आप हमेशा डिस्कस करते हैं या न्यूज़ में सुनते हैं। तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है। आरबीआई एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर काम करती है और मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि बैंकों के पास अगर ज़्यादा पैसा हो गया तो ज़्यादा लोन बांटने लगेंगे, आओ आओ ले लो लोन, ठीक है। तो ऐसे में मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा, या फिर बैंकों के पास कम पैसा है तो वो लोन नहीं दे पाएंगे, तो भी मार्केट में जो है वो महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए आरबीआई समय समय पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। तो हुआ क्या, कुछ समय पहले अगस्त के महीने में आपको मैंने बताया था कि निर्मला सीतारमण जी आई और कहती है कि अब 2000 रुपये के नोट डिसकंटिन्यू होंगे। तो जब अगर मेरे पास 2000 रुपये की गड्डी रखी थी, अब मैं क्या करूँगी उसका? ऑब्वियसली बात है, बैंक लेके जाऊंगी कि तुम 2000 रुपये रखो और पैसा मेरे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करो या फिर बदले में मुझे कैश दो। ऐसा ही किया होगा आप लोगों ने भी कि 2000 जैसे डिसकंटिन्यू किया, आप बैंक चलेगा तो बैंकों के पास लमसम अमाउंट आने लगा, 2000 रुपीज़ के नोट आने लगे। तो ऐसे केस में आरबीआई ने सोचा यार बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो रहा है, अगर इनके पास बेटे के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो इतराने लगेगा, इससे पैसा वापस ले लो। आरबीआई क्योंकि फादर है ना, मैंने सिखाया आपको। तो यहाँ पर इसलिए उस कुछ समय के लिए यहाँ पे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया ICRR। अब इसको फेज मैनर में डिसकंटिन्यू करने की बात आरबीआई कर रही है। ठीक है, क्या है ये कहानी, आओ हम समझाते हैं। यहाँ पर आरबीआई प्लान कर रही है टू डिसकंटिन्यू ऑफ ICRR इन अ फेज्ड मैनर, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। मैं बताती हूँ क्या रीज़न है। पहले तो ICRR है क्या? ये है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। जनरली हम CRR के बारे में सुनते हैं जो कि कैश रिजर्व रेशियो होता है। आपका जो बैंक्स होते हैं वो कुछ अमाउंट आपके आरबीआई के पास रखवाते हैं। ठीक है, ये सब कहानी आपको पता है। जब 2000 रुपये के मार्केट में नोट बढ़ गए और फिर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आने लगा, तो उस केस में यहाँ पे कुछ समय के लिए आरबीआई लेकर आया ICRR और बैंकों को बोला कि आपको अपने NDTL का 10% आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। अपने NDTL का 10%, क्योंकि जनरली जो CRR होता है वो 4% आरबीआई के पास रखा जाता है बैंकों का। लेकिन यहाँ पे बोला गया इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है, मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए हमने डिसाइड किया है कि NDTL का 10% जो है वो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा।
क्लियर। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था कब, जब 2000 रुपए के नोट को डिसकंटिन्यू किया गया। लेकिन अब मार्केट से सारे 2000 रुपए के नोट चले गए हैं और अभी फेस्टिवल भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अब वापस से बैंकों को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि बैंकों के पास पैसे होंगे। अब दिवाली आ रही, भाई किसी को होम लोन चाहिए है, किसी को कुछ और सामान खरीदना है, पैसे की ज़रूरत है, तो बैंकों के पास भी पैसा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे RBI बोल रहा है कि अब हम ICRR को डिसकंटिन्यू कर रहा है फेज्ड मैनर में। पहले आपने जो 10% हमारे पास रखा है उसका 25% पहले फेज में, नेक्स्ट फेज में 25% और थर्ड फेज में 50%। मतलब जितना ही 10% आपने अपने NDTL का हमारे पास रखा है, हम 25%, 25% और 50% करके पूरा 100% आपका जो 10% पैसा हमने रखा है हम आपको लौटा देंगे। ये बात बोली है किसने, RBI ने। समझ में आया, क्लियर है इतनी चीज़ें। तो ICRR के बारे में यहाँ पे लिखा है कि 10 अगस्त को अचानक से निर्मला सीतारमण जी आती हैं और डिमोनेटाइज कर देती है 2000 रुपए के नोट को। उसके बाद RBI यहाँ पे फैसला लेती है कि हमें बैंकों की जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसलिए इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो को इंट्रोड्यूस किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे NDTL मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का NDTL का 10% आपको कहाँ रखना होगा, RBI के पास रखना होगा, और इसी को डिसकंटिन्यू RBI कर रही है। क्लियर है। बेसिकली ये जो ICRR है एक टेम्पररी, क्योंकि CRR तो परमानेंट है, ICRR जो है वो एक टेम्पररी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बाय द बैंकिंग सिस्टम, फॉर द बैंकिंग सिस्टम। ओके। अब NDTL क्या होता है, तो NDTL बेसिकली बैंकों के पास जो पैसा होता है, चाहे वो असेट हो, लाइबिलिटीज हो, या फिर हम पैसा जमा कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट है, फिक्स अकाउंट है, जो पूरा पैसा इकट्ठा होता है बैंकों के पास, आप उसको ही मोटे मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि वो NDTL होता है। डन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की मैगजीन के बारे में। टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड बेस्ट कंपनी की लिस्ट निकाली है और उसमें टॉप 100 कंपनीज की लिस्ट है, उसमें केवल और केवल एकमात्र इंडियन कंपनी शामिल है, विच इज इन्फोसिस। ठीक है। क्या है न्यूज़ हमारे पास, टाइम्स द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2023 लिस्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें बेंगलुरु बेस्ड हमारी कंपनी इन्फोसिस, जो कि हमारी भारत की 2nd नंबर की लार्जेस्ट IT कंपनी है, टॉप 100 में केवल और केवल एक ही इंडियन कंपनी यहाँ पे शामिल है, जिसका फॉर्मेशन 1981 में किया गया था और जिसके फाउंडर कौन है, नारायण मूर्ति हैं। और नारायण मूर्ति जो हैं उनकी ही बेटी कौन है, अक्षता मूर्ति है, और अक्षता मूर्ति जो है वो वाइफ है UK के आपके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की। ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट, मेटा एंड असेंचर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे, ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, छूट गया था तो मैंने सोचा यार कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको पहले बता देती हूँ। मैं बात करने वाली हूँ SAFF अंडर 16 के बारे में। तो यहाँ पे इंडिया ने बांग्लादेश को डिफीट किया है और SAFF अंडर 16 टूर्नामेंट को जीत लिया है। जो फाइनल मैच खेला गया था वो थिम्पू भूटान में खेला गया था। कहाँ खेला गया था, थिम्पू भूटान में खेला गया था। ठीक है। अब यहाँ पर जो हेड कोच थे जिनकी गाइडेंस में हमने इस टूर्नामेंट को जीता है, SAFF अंडर 16 को जीता है, तो यहाँ पे हेड कोच का नाम है इशफाक अहमद। बेस्ट गोलकीपर कौन रहे हैं, तो सूरज सिंह रहे हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर मोहम्मद अरबाज, और हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे हैं चैंपियनशिप में, वो भी मोहम्मद अरबाज रहे हैं। ठीक है। चलिए अब कुछ शॉर्ट न्यूज़ पे हम चर्चा करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चंस को लेंगे। ओके। सबसे पहले कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये है आपके वर्ल्ड का आधा मैप। ठीक है। यहाँ पे रशिया है, ये ब्लैक सी है। ठीक है। यहाँ पे ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में एक कंट्री दिखाई दे रही होगी, मोल्डोवा दिख गई। तो मोल्डोवा के जो पहले राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिनका नाम था मिर्सिया स्निगुर, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है। किस कंट्री के पहले राष्ट्रपति थे, तो आंसर हो जाएगा मोल्डोवा के। कहाँ पर है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया है, उसमें कहा है कि 8% सब्सिडी, लोन में सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट देगी। द गवर्नमेंट विल ऑफर अप टू मतलब 1 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है, अप टू 8% सब्सिडी फॉर लोन गिवन टू द आर्टिस्ट अंडर द PM विश्वकर्मा स्कीम। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ने होस्ट किया है इस साल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। 14 से लेकर 16 सितंबर के बीच में इसे होस्ट किया गया। चलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास कि यहाँ पर
ऑफिशियल पार्टनर हमारे फुटबॉल के लिए बन चुका है इंडिगो। तो इंडिगो हैज़ बिकम द ग्लोबल पार्टनर एंड ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम। तो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए 1 साल के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ओनली, इंडिगो जो है वो हमारी इंडिया की फुटबॉल टीम का ग्लोबल पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात के बारे में। तो गुजरात असेंबली ने रिसेंटली एक बिल लेकर आया है, पास किया है। क्या है वो बिल? गुजरात असेंबली हैज़ पास द गुजरात लोकल अथॉरिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें बोला गया है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी है उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो 10% हम रिजर्वेशन देते थे, हम उसको इंक्रीज करके 27% कर रहे हैं। Majority vote to raise reservation for other backward classes community in local self government body to 27% from the current 10%. नेक्स्ट बात करेंगे टाटा पावर सोलर सिस्टम के बारे में। तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है किसकी? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की। इसने सिडबी के साथ, सिडबी क्या होता है? सिडबी का मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके साथ एमओयू साइन किया है। एमएसएमई सेक्टर में किसी को रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत है, सोलर प्लांट की ज़रूरत है, सोलर पैनल की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इनको इंस्टॉल करने में यहाँ पे मदद करेंगे, फाइनेंस मतलब लोन देने में मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पे 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है। जितने भी अनबैंक्ड ग्राम पंचायत है, ऐसी ग्राम पंचायत जहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटी ही नहीं है, तो उनमें कस्टमर सर्विस पॉइंट को सेटअप करने के लिए 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ एमओयू साइन किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और वो 6 बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बीओबी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है कार्लोस सेन ने। कार्लोस सेन्स के द्वारा ये जीता गया है। नेक्स्ट फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और औरंगाबाद का नाम चेंज करके उस्मानाबाद कर दिया जाएगा। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। अंत में बात कर लेते हैं हम स्किल ऑन व्हील इनिशिएटिव। तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है विच इज़ स्किल ऑन व्हील। इसको लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान और हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ, ये इनिशिएटिव किसकी मदद से लॉन्च किया गया है? तो आप देख सकते हैं एनएसडीसी और इंडसइंड बैंक की मदद से। अब एनएसडीसी क्या होता है? तो एनएसडीसी एक नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है जो कि फॉर्म हुआ था 2008 में अंडर द कंपनी एक्ट 1956। और ये एनएसडीसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है और पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे ये बेसिकली काम करता है। डन। अंत में बात कर लें कुछ एमसीक्यू के बारे में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 5th नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीती है कर्नाटका को डिफीट करके? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी एयरलाइन जो है वो ग्लोबल पार्टनर और ऑफिशियल एयरलाइन बन गई है हमारी फुटबॉल टीम के लिए फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर? अभी हमने देखा इंडिगो, ऑप्शन डी। वर्ल्ड ओजोन डे रिसेंटली हमने 16 सितंबर को सेलिब्रेट कर लिया। अब इसकी थीम क्या थी? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रिकवरिंग द ओजोन लेयर एंड मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है इंटरिम डायरेक्टर ईडी के कौन बने हैं? तो राहुल नवीन बने हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये रिसेंट में हुई कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ में तो अवेलेबल होंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 कंस्ट्रक्शन कैटेगरी किसने जीती है? तो राइट्स के द्वारा, ऑप्शन सी राइट्स लिमिटेड। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो दिल्ली में, ऑप्शन डी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। L1 क्या है? What is the L1? 4 ऑप्शन है, ज़रा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या होता है L1, जहाँ पे आदित्य L1 को पहुँचा दिया गया है। ओके, सो बाकी सारी बातें हम आने वाले वीडियो में करते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।